कहानी का मूल शीर्षक है द बेट। तो आओ सुनो कहानी शर्त। शरद ऋतु की काली अंधेरी रात थी और वो बैंकर विचार मग्न अपने कमरे में ऊपर से नीचे टहल रहा था। उसे याद आ रही थी 15 साल पहले की वो एक रात। वो भी काली शरद ऋतु की रात थी। उस दिन उसके घर में पार्टी थी। तरह तरह के बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम और लोग उसके यहाँ आए थे और बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। बातों का रुख अचानक मौत की सज़ा की तरफ चला गया। अब कई लोगों का मानना था कि मौत की सज़ा बहुत ही कठोर सज़ा है और ऐसी सज़ा को हमेशा के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का कानून बना देना चाहिए। बैंकर ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हालांकि ये दोनों सजाएं मैंने भोगी नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि मौत की सज़ा दया और नैतिकता की दृष्टि से कहीं बेहतर है। आप ही सोचिए कि तुरंत मरना अच्छा है कि तिल तिल करके कई साल तक धीरे धीरे मरना। बस बहस छिड़ गई। मेहमानों में एक युवा बैंकर भी था, यही कोई 25 साल का। उसने कहा, अगर मुझे चुनना हो तो मैं तो आजीवन कारावास को ही बेहतर समझूंगा, क्योंकि जीना किसी भी हाल में मरने से तो बेहतर है ही। बैंकर ने, जो उस समय तजुर्बे में 15 साल कम था, जोर से मुक्का मारा मेज पर और कहा, झूठ है। मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं अगर तुम 5 साल तक भी अकेले एक कमरे में बंद रह पाओ तो। वकील ने कहा, अगर आप वाकई ऐसी शर्त लगाना चाहते हैं तो मैं 5 तो क्या 15 साल तक ऐसे ही रह सकता हूं। 15 साल? बैंकर ने कहा, मैं 20 लाख रुपए दांव पर लगाता हूं। और वकील ने कहा, मैं अपनी आज़ादी दांव पर लगाता हूं। बस ये अलबेली शर्त ठन गई। खाने के दौरान बैंकर ने वकील से कहा, देखो, मुझे तुम पर बहुत रहम आ रहा है। अरे 20 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाकई सच था, क्योंकि उन दिनों बैंकर के पास इतना पैसा था कि उसे पैसा गिनने तक की मोहलत नहीं थी। तो उसने कहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के 3-4 साल यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं 3-4 साल इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा तो तुम अकेले कारावास में रह ही नहीं सकते। ये मत भूलो कि खुद पे थोपी हुई सज़ा किसी और से मिली सज़ा से ज़्यादा मुश्किल होती है निभाना, क्योंकि ये ख्याल कि तुम जब चाहो आज़ाद हो सकते हो तुम्हें देर तक ऐसे रहने नहीं देगा। आज बैंकर को वो सब याद आ रहा था। उस शाम की सारी बातें याद आ रही थीं और वो सोच रहा था, क्या बेवकूफ़ी की मैंने, क्या बेहुदा शर्त लगाई। मेरे 20 लाख रुपए और उस वकील की 15 साल, जीवन के बेशकीमती 15 साल। अरे कौन जीता कौन हारा, इससे किसी और के मत में कभी फर्क पड़ता क्या? नहीं, मेरे लिए यह सिर्फ एक अमीर आदमी की सनक थी और वकील के लिए पैसे का लालच। उस दिन पार्टी के बाद तय हुआ कि इस कारावास के नियमों का पालन बड़ी सख्ती से किया जाएगा। बैंकर के घर के बगीचे वाले हिस्से की तरफ का कमरा इस कारावास के लिए नियत हुआ और वकील को उसकी दहलीज से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। और किसी इंसान से मिलना तो दूर, किसी को देख पाना या किसी की आवाज़ सुन पाना भी वर्जित था। और ना ही उसे कोई चिट्ठी या अखबार मिल सकते थे। हाँ, एक वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पढ़ने के लिए किताबें, लिखने के लिए कागज़ कलम वगैरह उसे मिल सकता था। और हाँ, मांगने पर वाइन और पाइप के लिए तंबाकू भी दिया जाएगा, ऐसा तय हुआ। उस बंद कमरे में एक छोटी सी खिड़की बनाई गई और जिसमें से वो पर्ची पर लिख कर अपनी ज़रूरत का सामान मंगवा सकता था बिना बोले। 14 नवंबर 1870 के दिन में 12 बजे इस कारावास की अवधि शुरू हुई
और 14 नवंबर 1885 में दिन में 12 बजे ख़त्म होनी थी। और अगर वो युवा वकील 2 मिनट पहले भी बाहर निकल आता तो बैंकर को उसे 20 लाख रुपए नहीं देने पड़ते। कैद के पहले साल में वकील की पर्चियों से लगा कि उसे अपने नीरस एकांत से बड़ी व्यथा हो रही थी। दिन रात पियानो बजने की आवाज़ें आती थी और उसने वाइन और तंबाकू के लिए भी मना कर दिया। उसका कहना था कि वाइन उत्तेजित करती है और उत्तेजना एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर बढ़िया वाइन को अकेले पीने में क्या मज़ा है, और तंबाकू, उससे तो कमरे की हवा और ख़राब होगी। पहले साल में उसने हल्की फुल्की किताबें मांगी पढ़ने के लिए, रोमांस, अपराध, हास्य वगैरह, और दिन भर पियानो भी बजता था। दूसरे साल में पियानो बजना बंद हो गया और कैदी ने सिर्फ क्लासिक्स मांगे। 5वें साल में संगीत फिर सुनाई दिया और कैदी ने वाइन मांगी। जो लोग उस पर नज़र रखे हुए थे उनका कहना था कि इस साल कैदी ने खूब खाया पिया और दिन दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता था जमाइयाँ लेते हुए। पढ़ता नहीं था पर लिखता काफ़ी था, और कभी कभी रात रात भर लिखता था, पर सुबह वो सब फाड़ के फेंक देता था। इस बीच कुछ बार उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। 6ठे साल के दूसरे भाग में कैदी ने भाषाओं, इतिहास और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का अध्ययन किया। इन विषयों की किताबों पर वो एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा, और कभी कभी बैंकर के लिए उसको जल्दी जल्दी किताबें जुटाना मुश्किल हो जाता था। 4 सालों में उसने कोई 600 किताबें पढ़ डाली। और उसी दौरान एक दिन बैंकर को खत में लिखा कि जेलर साहब, मैं ये खत 6 भाषाओं में लिख रहा हूँ, इसे विशेषज्ञों से पढ़वाइए, और अगर इसमें एक भी गलती ना निकले तो मेरा अनुरोध है कि आप बगीचे में एक हवाई फायर करवाएं, जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। हर वक्त और हर देश के विद्वान अलग अलग भाषाओं में बोलते ज़रूर हैं, पर उन सब में ज्ञान की वही ज्योति जलती है। आप सोच नहीं सकते कि उनका लिखा समझ पाने से मुझे कितनी अलौकिक खुशी हो रही है। कैदी की विनती सुनी गई और बैंकर के कहने पर बगीचे में 2 हवाई फायर करे गए। कुछ वक्त और गुजरा। 10वें साल में कैदी ने सिर्फ स्थिर बैठ के बाइबल का नया टेस्टमेंट पढ़ा। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जो शख्स 4 सालों में 600 किताबें पढ़ सकता था, उसने एक पूरा साल सिर्फ एक किताब पढ़ने में लगाया, और वो भी कोई बहुत मोटी पोथी नहीं, और ना ही उसे पढ़ना कोई मुश्किल था। कैद के आखिरी 2 साल में कैदी ने बहुत कुछ पढ़ा, पर किसी एक विषय पर नहीं। कभी वो बायरन पढ़ता, कभी शेक्सपियर पढ़ता, कभी विज्ञान पढ़ता, कभी वो पर्ची पर लिखकर रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सभी की किताबें एक साथ मंगाता। ऐसा लगता था कि वो किसी गहरे समुंदर में तैर रहा है और जिसपे आसपास मलबे के टुकड़े फैले हुए हैं, और वो कभी इस टुकड़े को पकड़ता है और कभी उस टुकड़े को पकड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। आज बैंकर को वो सब याद आ रहा था, और वो सोच रहा था कि कल दिन में 12 बजे ये आज़ाद होगा और मुझे इसे 20 लाख रुपए देने होंगे, और 20 लाख रुपए देना मतलब मेरा सर्वनाश। 15 साल पहले जहां उसे अपना पैसा गिनने का वक्त नहीं था, वहीं इस दौरान शेयर बाजार में सट्टेबाजी में कुछ जोखिम भरे निवेश और पैसे की प्रति लापरवाही ने उसे बिल्कुल कंगाल बना दिया था। और आज वो एक ऐसी खतरनाक कगार पे खड़ा था कि जहां शेयर बाजार का हर उतार चढ़ाव उसे सूखे पत्ते की तरह कपा देता था। ये वाहियात शर्त, उसने सोचा, ये मर क्यों नहीं गया? और सिर्फ 40 साल का है, बाहर आएगा और मेरे पैसे से जिंदगी के मजे लूटेगा, मौज उड़ाएगा, और मैं सिर्फ उसे देख देख के चलूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस आदमी की मौत। घड़ी ने रात के 3 बजाए।
बाहर हवा साए साए चल रही थी। बैंकर धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उसने अपनी तिजोरी खोल के वो चाबी निकाली जो 15 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी। दबे पांव वो घर से निकलकर बगीचे में आ गया। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां कैदी कैद था। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। उसने वहां पहुंचकर चौकीदार को आवाज दी, 1 बार 2 बार, मगर कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है बारिश के डर से चौकीदार कहीं अंदर जाकर सो गया था। अच्छा है, बैंकर ने सोचा, शक उसी पे जाएगा। वो अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ा और बगीचे वाले घर के हिस्से में बाहरी कमरे में घुसा और माचिस की तीली जलाई। देखा, कैदी के कमरे के दरवाजे की सील बरकरार थी, ताला बंद था, तीली बुझ गई। वो चुपके से आगे बढ़ा और खिड़की में से कैदी के कमरे में झांका। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी और कैदी मेज के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। यहाँ से सिर्फ उसकी पीठ और उसके लंबे बाल और उसका हाथ दिख रहे थे और उसके सामने मेज पर और आसपास कुर्सियों पर, ज़मीन पर किताबें किताबें फैली हुई थी, अधखुली किताबें। 5 मिनट यूं ही बीत गए। कैदी हिला तक नहीं। बैंकर ने खिड़की धीरे से खटखटाई, मगर तब भी कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बैंकर फौरन गया और ताले में चाबी लगाकर घुमा दी। दरवाज़ा एक चरमराहट के साथ खुला। बैंकर ने सोचा था कि आवाज़ सुनकर कैदी दौड़ा आएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैंकर ने कुछ पल इंतज़ार किया और फिर अंदर घुसा। मेज के पास कुर्सी पर बैठा आदमी बिल्कुल बदल चुका था। उसकी काया मानो सिकुड़ गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी के पीछे उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके घुंघराले बाल लंबे होकर औरतों की तरह लग रहे थे और उनमें चांदी उभर आई थी। गड्ढे में धंसे गाल, लंबी पतली पीठ और वो पतला सा हाथ जिस पर उसका सिर टिका था, उस सब को देखकर दया आ रही थी। लगता ही नहीं था कि ये आदमी सिर्फ 40 साल का है। उसके सामने मेज पर एक पन्ना रखा था जिस पर नन्हे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। बैंकर ने सोचा, सो रहा है, ख्वाब देख रहा है लाखों पाने के। ऐसी कमज़ोर आदमी को मैं एक झटके में पलंग पे गिरा कर और तकिया से मुंह दबाकर उसका खात्मा कर सकता हूँ। मगर ज़रा देखूँ तो कि इसने लिखा क्या है। बैंकर ने वो पर्चा उठाया और पढ़ना शुरू किया। कल दिन में 12 बजे मैं आज़ाद हो जाऊंगा और एक बार फिर लोगों से मिलजुल सकूंगा, पर इससे पहले कि सूरज उगे और मैं इस कमरे से बाहर निकल पाऊं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा और भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मुझे आज़ादी, जिंदगी, सेहत और उस सब से नफरत है जिसे दुनिया की नियामतें समझा जाता है। 15 साल तक मैंने बड़ी लगन से जिंदगी को समझने की कोशिश की है। ये सच है कि इस दौरान मैंने न बाहर की दुनिया देखी, ना ही किसी से मिला, पर तुम्हारी किताबों में मैंने बेहतरीन वाइन की चुस्कियां ली, गीत गाए, जंगल में शिकार किया, औरतों से मोहब्बत का इजहार किया। तुम्हारे कवियों की कल्पना की खूबसूरत औरतें रात में मेरे पास आती थीं और मुझे अद्भुत कहानियों के जाम पिलाती थीं। तुम्हारी किताबों में मैंने मौबलां की ऊंचाइयों से सूरज को उगते देखा और शाम को आसमान, समुंदर और पर्वतीय श्रृंखलाओं को एक निराले सुनहरे रंग से रंजित करते हुए भी। ऊपर बादलों के बीच कौंधती बिजली
और नीचे बिछे हुए हरे भरे मैदान, जंगल, शहर और झील भी मैंने देखे। मैंने मोहनियों का संगीत सुना और पैन के पाइप्स पर बजते प्रेम गीत भी सुने। तुम्हारी किताबों में मैं अथाह गहराइयों में कूदा, चमत्कार किए, पूरे पूरे शहर जलाकर खाक कर दिए, नए नए धर्मों का संदेश दिया, बड़े बड़े देशों पर कब्जा किया। तुम्हारी किताबों से मुझे ज्ञान मिला। सदियों की संचित संपूर्ण मानव सोच एक छोटे से डले के रूप में मेरे मस्तिष्क में मौजूद है। मैं जानता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, पर मुझे तुम्हारी किताबों से घृणा है। उनमें भरे सारे ज्ञान से भी घृणा है। ये सब झूठ है, छलावा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज तुम्हें अपने ज्ञान पर, अपनी सुंदरता पर गर्व है, लेकिन मृत्यु ये सब मिटा देगी। इस धरती से तुम्हारा पूरा इतिहास और आने वाली पीढ़ियां ऐसे मिट जाएंगी जैसे धरातल में छिपे चूहे, और अंत में तुम्हारा सब कुछ इस पृथ्वी समेत जलकर राख हो जाएगा। तुम अपने पागलपन में राह भटक गए हो और झूठ को सच और बदसूरती को खूबसूरती मानने लगे हो। मैं तुम्हें और समझना नहीं चाहता, और तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं जिंदगी जीने के तुम्हारे ढंग से नफरत करता हूं, मैं 20 लाख की उस राशि को ठुकराता हूं जिसे कभी मैंने जन्नत की तरह चाहा था। उस पर अपना हक छोड़ने के लिए मैं 15 साल की अवधि खत्म होने के 5 मिनट पहले इस कमरे से बाहर निकल आऊंगा। ये पढ़कर बैंकर ने वो पन्ना वापस मेज पर रख दिया। उसने उस अजीब आदमी का सर चूमा और रोते रोते बाहर चला गया। आज तक कभी भी सट्टेबाजी में अपना सारा पैसा खो जाने पर भी उसे अपने आप से इतनी नफरत पहले कभी नहीं हुई थी। वो वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया और देर तक उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। सुबह सुबह चौकीदार दौड़ा हुआ आया और उसने बताया कि उसने कैदी को सुबह बगीचे में चलते हुए देखा और वो फाटक के पास जाकर वहां से बाहर निकल गया। बैंकर ने तुरंत अपने कर्मचारियों को लिया और वहां पहुंचा इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कैदी वाकई में जा चुका था। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए उसने सावधानी से वो पन्ना उठाया और संभाल के उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर कौन जीता, कौन हारा, कैद की परिभाषा क्या है, कैदी की परिभाषा क्या है? आपको क्या लगता है?